नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, अपना पहला पाठ चल रहा था आपकी इस बुक में, गोल्डन रेज नाम की जो बुक है आपकी, उसका पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था और पाठ का नाम बताया था आपको, क्या? द बुक दैट शेव्ड द अर्थ, यानी वह किताब जिसने इस धरती को बचाया। राइटर का नाम है बच्चों, दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, क्योंकि राइटर से संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, खास तौर पर सीन पेसेज। एक सीन पेसेज आपको दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ द अबव पेसेज। ये जो पेसेज है इसके राइटर का नाम क्या है, या ये पेसेज कौन से चैप्टर में से लिया गया है। इस तरीके का सवाल अगर आता है तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इसमें आपको पाठ का नाम याद होना चाहिए, साथ में आपको उसका जो राइटर या उसका जो पोएट है उसका नाम याद होना चाहिए। क्या नाम बोला मैंने? क्लेयर बोइको। क्लेयर बोइको is the name of the writer of the first lesson, that is the book that saved the earth, यानी वह किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। आइए बढ़ाएंगे। तो देखो बच्चों, आपने देखा कि इसमें हमने थोड़ा पहला वाला पार्ट जो पढ़ा था बिफोर राइज, और मैंने बताया था कि बिफोर राइज यानी क्या होता है, पर्दा उठने से पहले। बिफोर राइज का मतलब होता है पर्दा उठने से पहले, है ना। देखो यहाँ तक आ गए थे हम, एक बार मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ। ट्राई टू इन्वेड द अर्थ इन द 21st century, किसने 25वीं शताब्दी में भारत के ऊपर हमला करने की हिमाकत की या ऐसा करने का प्रयास किया। टाइम है बच्चों द 25th century, सब है 25वीं शताब्दी का, अभी आई नहीं है, आएगी, पर कल्पना के आधार पर लिखा। मैंने महर्षि वाल्मीकि का उदाहरण दिया था आपको, डू यू रिमेंबर, आपको याद होना चाहिए, है ना। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, ये बताया था मैंने। डिपार्टमेंट ऑफ द 20th century ऑन द प्लैनेट अर्थ, यानी पृथ्वी ग्रह के ऊपर, पृथ्वी ग्रह के ऊपर 20वीं शताब्दी का महकमा, पृथ्वी ग्रह के ऊपर 20वीं शताब्दी का विभाग, ऐसा कुछ। बिफोर राइज का मतलब बताया था पर्दा उठने से पहले। बिफोर राइज यानी उठने से पहले। अब प्रश्न ये कि क्या उठने से पहले, तो आप जानते हो जब नाटक है तो नाटक के अंदर जो मैंने बताया था पर्दा, और कहा था कि नाटक की भाषा में इस शब्द के लिए हिंदी में हम जवनिका अथवा यवनिका शब्द का प्रयोग करते हैं। यवनिका उठने से पहले या पर्दा उठने से पहले स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन। स्पॉटलाइट का मतलब होता है बच्चों बिंदु प्रदीप। बिंदु प्रदीप जो है वह चमकता है किसके ऊपर? स्टोरियन का मतलब इतिहासकार पर, इतिहासविद पर। प्रश्न ये है कि ये इतिहासविद जो है एक महिला है या पुरुष है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि शी इज ए शी इज ए वुमन, वो एक वुमन है, और ये जो है उसका जेंडर जो है वो फेमिनाइन जेंडर है, मस्कुलाइन नहीं है। मुझे तो इस बात का पता चल गया, आपको चल जाएगा थोड़ा, ये देखना। स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, बिंदु प्रदीप की रोशनी पड़ती है इतिहासविद पर, हु इज सिटिंग एट ए टेबल, जो टेबल पे बैठी हुई है। मैंने बच्चों कई बार कहा कि एट द टेबल होता है, जब आप टेबल पे बैठते हो तो ऑन द टेबल नहीं होता। ये तो ठीक है कि द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल, ये तो बिल्कुल ठीक है कि बिल्ली टेबल पर बैठी हुई है, लेकिन आप टेबल पे नहीं बैठते हैं, आप कुर्सी पे बैठते हैं उसके नजदीक। इसलिए क्या बोलना चाहिए? एट द टेबल बोलना चाहिए, एट द डेस्क बोलना चाहिए, उसी तरीके से ऑन द चेयर बोलना चाहिए, ऑन द स्टूल बोलना चाहिए, लेकिन इन द आर्म चेयर बोलना चाहिए। हत्तेदार कुर्सी है तो ऑन का प्रयोग नहीं होता, एट का भी नहीं होता, इनका होता है। ठीक है बच्चों, इतनी जानकारी मैंने आपको दी। हु कोई बारे में बताया था मैंने, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हु का प्रयोग बच्चों किसके लिए होता है? हु का मतलब जो है जो कि होता है, इसका प्रयोग केवल मनुष्य के लिए होता है। इट इज यूज्ड ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स एंड नॉट फॉर नॉन लिविंग्स, एंड नॉट फॉर नॉन लिविंग्स और एनिमल्स। एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग्स के लिए इसका प्रयोग नहीं होता। एनिमल्स और नॉन लिविंग्स के लिए तो आप विच का प्रयोग करते हैं, लेकिन दैट का प्रयोग तो सभी के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो स्पॉटलाइट शाइन्स ऑन हिस्टोरियन, यानी इतिहासविद के ऊपर बिंदु प्रदीप की रोशनी पड़ती है, हुई सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो नीचे दाईं ओर, जो नीचे दाईं ओर रखी हुई टेबल पर विराजमान है, जो नीचे दाईं ओर रखी टेबल पर विराजमान है। ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, और जिसके ऊपर है एक चलचित्र का, और जिसके ऊपर क्या है? एक मूवी प्रोजेक्टर है, अर्थात जिसके ऊपर रखा है एक, जिसके ऊपर एक चलचित्र रखा हुआ है। मूवी प्रोजेक्टर का मतलब होता है बच्चों चलचित्र, तो जिसके ऊपर एक चलचित्र प्रक्षेपक, प्रोजेक्टर बच्चों को होता है जो किसी चीज को प्रोजेक्ट करता है। आई मीन हिंदी में कहते हैं हम उसे प्रक्षेपण करता है, तो जिसके ऊपर चलचित्र नुमा प्रक्षेपक रखा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल, ईजल का मतलब बताया था बच्चों आपको, ईजल माने होता है चित्रफलक। ए साइन ऑन ईजल, ए साइन ऑन एन ईजल माने एक चित्रफलक के ऊपर एक साइन बोर्ड है, एक चिन्ह है,
बिसाइड जो बगल में रखा हुआ है, हर माने उसके, और उसके बगल में एक चित्रफलक के ऊपर एक साइन बोर्ड रखा हुआ है रीड्स, और जिस पर लिखा है, रीड्स का मतलब बच्चों पढ़ना होता है, लेकिन हम कहते हैं द साइन रीड्स, इसका मतलब यह होता है कि साइन बोर्ड के ऊपर यह बात लिखी हुई है। यहां रीड्स का मतलब है रिटर्न। तो बच्चों उस पर क्या लिखा हुआ है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्राचीन इतिहास का संग्रहालय, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी का महकमा असिस्टेंट्स। वो खड़ी होती है, कौन खड़ी होती है? इतिहासविद खड़ी होती है, असिस्टेंट्स एंड बोज। और क्या करती है? वह अपना सर झुकाती है। BOW बो का मतलब होता है बच्चों नतमस्तक होना। BOW बो का मतलब होता है नतमस्तक होना। तो बो के बाद में बच्चों हेड नहीं बोलना चाहिए। जब मैं आपको कहता हूं कि आई नेवर बो माई हेड बिफोर एनीबडी एक्सेप्ट गॉड, मैं भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपना सर नहीं झुकाता हूं, अगर मैंने ऐसा वाक्य बोला तो बच्चों सेंटेंस इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैंने बोला आई नेवर बो माई हेड। ये जो माई हेड है इसको हटाना चाहिए, क्योंकि माई हेड का जो मीनिंग है बच्चों वो BOW बो में ही आ गया है। बो का मतलब झुकना या झुकाना नहीं होता, बो का मतलब सर झुकाना होता है, नतमस्तक होना होता है। तो शी बोज, इसका मतलब जो है वह क्या करती है? असिस्टेंट्स एंड बोज टू ऑडियंस, अर्थात वह खड़ी होती है तथा श्रोताओं के सामने नतमस्तक होती है। वह खड़ी होती है तथा श्रोताओं के सामने नतमस्तक होती है। ऑडियंस शब्द को अंडरलाइन करो बच्चों। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? श्रोता। श्रोता होते हैं जो सुनते हैं, और स्पेक्टेटर्स वो होते हैं जो देखते हैं। मेरा मतलब यह है कि जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है, लाइव हो रहा है, तो स्पेक्टेटर्स उसे देखते हैं, प्रत्यक्ष नजरों से देखते हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक लाइव हो रहा है, तो आप क्या हैं? यू आर बोथ स्पेक्टेटर्स, आप स्पेक्टेटर्स भी हैं, एंड ऑल्सो यू आर ऑडियंस और लिसनर्स। आप ऑडियंस भी हैं, श्रोता भी हैं, लिसनर्स भी श्रोता होते हैं। जो सुनने वाला होता है उसे बच्चों लिसनर कहते हैं या ऑडियंस कहते हैं। ऑडियंस में कभी SIS नहीं जोड़ना चाहिए। क्या बोला मैंने? ऑडियंस को अंडरलाइन कीजिए और इस बात को समझ लीजिए कि ऑडियंस के अंत में कभी SIS जोड़ करके इसका प्लूरल नहीं बनाना चाहिए। आइए बढ़ाएं, आज यही बात है बच्चों। हिस्टोरियन यानी इतिहासविद क्या कहती है? गुड आफ्टरनून, दोपहर का नमस्कार। गुड आफ्टरनून सब जानते हैं, दोपहर का नमस्कार। आइए, वेलकम, इट मीन्स होता है बच्चों यू आर वेलकम। यू आर वेलकम, आप सभी का स्वागत है टू अवर म्यूजियम। यू ऑल आर वेलकम इन अवर म्यूजियम। वेलकम टू होता है बच्चों, इसलिए टू का प्रयोग हुआ है। वैसे इसका मतलब हिंदी में होगा मैं। आप सभी का हमारे म्यूजियम में, आप सभी का हमारे संग्रहालय में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का हमारे संग्रहालय में बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत आपकी खुशामदीद। ओके, आइए देखेंगे हम। तो वेलकम टू आवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की हमारे संग्रहालय में, एंड टू माई डिपार्टमेंट, और मेरे विभाग में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। बोलती है इसे कौन? हिस्टोरियन बोलती है। क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th सेंचुरी। और मेरा महकमा एक ऐसा महकमा है बच्चों जिसमें निहित है। मेरे महकमे में क्या निहित है? जिस मेरे महकमे में क्यूरियोसिटीज ऑफ द गुड, इसका मतलब अच्छी, ओल्ड यानी प्राचीन, और फार ऑफ का मतलब दूरस्थ। अच्छी, प्राचीन और दूरस्थ कौतूहल के विषय वाले। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है बच्चों कौतूहल, जिज्ञासा। तो अच्छी, प्राचीन और दूरस्थ कौतूहल के विषय वाला जो हमारा महकमा है, या कौतूहल के विषय वाली बातें जिस महकमे में निहित है, उस महकमे के अंदर आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आगे देखेंगे। द 20th century was often called the era of the books. The 20th century was often called the era of the books का मतलब बताया बच्चों मैंने आपको कि 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तकों का युग कहा जाता था। 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तकों का युग कहा जाता था। देखो बच्चों, द ईरा ऑफ द बुक्स, द ईरा ऑफ द बुक, बुक्स नहीं बुक, द ईरा ऑफ द बुक का मतलब ये हुआ पुस्तक का युग। 20वीं शताब्दी को प्राय, ऑफन होता है OFTEN, ऑफन यानी प्राय, ये एक एडवर्ब है। तो 20वीं शताब्दी को प्राय पुस्तक का युग कहा जाता था। आगे रहते हैं बच्चों। इन दोज डेज, उन दिनों, इन यानी मैं, दोज यानी उन, और डेज मानी दिन। तो उन दिनों मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है। अनुवाद जब करेंगे तो हम इतना ही बोलेंगे, उन दिनों। क्या बोलेंगे बच्चों? उन दिनों। उसी में मैं अंडरस्टूड है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो इन यानी मैं होता है बच्चों, लेकिन इनको बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं सुबह मैं जल्दी उठता हूं, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। हम यूं ही बोलते हैं जी मैं सुबह जल्दी उठता हूं, लेकिन इन तो आएगा। इन दोज डेज यानी उन दिनों, इन दोज डेज उन दिनों, देयर वर बुक्स,
अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों क्या था बच्चों, लगभग सभी बातों के बारे में पुस्तकें थी। उन दिनों लगभग सभी बातों के बारे में पुस्तकें थी। इन दोज डेज, यानी उन दिनों देयर वर बुक्स। देयर के बारे में बताया था बच्चों। जिस वाक्य में देखो सेंटेंस समझना आप, देयर आर नो रोड लाइट्स, देयर आर नो रोड लाइट्स इन आवर स्ट्रीट। हमारी स्ट्रीट के अंदर या हमारी गली में रोड लाइट्स नहीं है। आगे देखो बच्चों, देयर इज ए बिग लाइब्रेरी, देयर इज ए बिग लाइब्रेरी इन आवर स्कूल। ओके बच्चों, आगे देखो, 5 members are there in my family। उतारना पड़ेगा। उतारो बच्चों, मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं क्या कॉन्सेप्ट है, इसे उतारिए। कॉन्सेप्ट आपको क्या समझाना है मुझे? कॉन्सेप्ट यह है कि सभी जानते हैं देर का मतलब वहां होता है। क्या होता है बच्चों? देर का मतलब वहां होता है। सभी जानते हैं कि देर का मतलब कुछ नहीं होता है। क्या कहा मैंने? कुछ नहीं। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत काम की बात समझा रहा हूं। मैं जब आपको कहता हूं प्लीज कम हियर, यहां आओ, तो हियर क्या है? हियर माने यहां होता है, गो देयर वहां जाओ, देयर यानी वहां होता है। जब बच्चों देयर शब्द वहां का अर्थ देता है तो वह हमेशा एडवर्ब का काम करता है। किसका काम करता है? वह सदैव एडवर्ब का काम करता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जब जब देयर का मतलब वहां होता है तो वह एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। लेकिन बच्चों कुछ वाक्य ऐसे भी तो होते हैं जिनमें देयर का कोई अर्थ नहीं होता। एक बात को समझना, मैं ऐसे कुछ वाक्य बताता हूं। किसी एक इकाई में दूसरी इकाई या इकाइयों के निहित होने का भाव हो। क्या कहा हमने? किसी एक इकाई में दूसरी इकाई या दूसरी इकाइयों के निहित होने का भाव हो। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं बच्चों ने देर से बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा कि कमरे में 10 आदमी हैं, तो इसकी इंग्लिश बच्चों यूं बनेगी देयर आर 5 men इन द रूम। यूं भी कह सकते हैं कि 5 men आर देयर इन द रूम। या देर का कोई अर्थ नहीं है। जिस वाक्य में देर का कोई अर्थ नहीं होता है और जिस वाक्य में देर से आमतौर पे वाक्य को शुरू किया जाता है या देर का प्रयोग वर्ब के ठीक बाद किया जाता है, ऐसे वाक्यों में बच्चों देयर सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर सेंटेंस के सब्जेक्ट के स्थान पे आता जरूर है, बट इट नेवर फंक्शंस। लेकिन ये कभी काम नहीं करता एज द रियल सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये सेंटेंस की वास्तविकता के रूप में कार्य नहीं करता। ये क्या होता है? ये डमी सब्जेक्ट होता है। एंड सिंस इट फंक्शंस एज द डमी सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, और चूंकि ये एक सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए क्या होता है? इसलिए बच्चों इट नेवर डिसाइड्स द फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्रिया के स्वरूप का निर्धारण करने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। क्रिया के स्वरूप का निर्धारण तो रियल सब्जेक्ट करता है, और रियल सब्जेक्ट का प्रयोग कहां होता है? ऐसे वाक्यों में रियल सब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के पहले नहीं अपितु बाद में होता है। ध्यान से देखना। यहां देखो बच्चों, ये देर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। नो रोड लाइट्स, ये रियल सब्जेक्ट है, इसलिए आर आ रहा है। आपने देखा ये देर है, लेकिन बच्चों यहाँ ए बिग लाइब्रेरी, ये रियल सब्जेक्ट है, इसलिए इज आ रहा है। 5 members बच्चों यहां पर रियल सब्जेक्ट है, इसलिए अकॉर्डिंग टू दिस आर आ रहा है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि ऐसे वाक्यों में देर का कोई मतलब नहीं होता। जब किसी एक इकाई में किसी दूसरी इकाई अथवा दूसरी इकाइयों के निहित होने का भाव हो तो क्या होता है? ऐसे वाक्य में बच्चों, ऐसे वाक्य आप जनरली देर से शुरू करते हैं, और अगर देर से शुरू नहीं करते हैं तो देर का प्रयोग आप वर्ब के ठीक बाद करते हैं। परंतु
ऐसे वाक्यों में देयर के अनुसार क्रिया का प्रयोग कभी नहीं होता। ऐसे वाक्यों में देयर के अनुसार क्रिया का प्रयोग कभी नहीं होता। और ऐसी स्थिति में बच्चों आपसे पूछा जाए कि ये देयर किसका काम कर रहा है, क्या ये एडवर्ब का काम कर रहा है? नहीं, ये है बच्चों इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन। क्या है ये? ऐसे वाक्यों में देयर इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का कार्य करता है। ऐसे वाक्यों में देयर इंट्रोडक्टरी DUCTORY DUCTORY इंट्रो तो समझते हैं, YNTRO इंट्रो, DUCTORY इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का काम करता है। ऐसे वाक्यों में तो ये इंट्रोडक्टरी प्रोनाउन का काम करता है, लेकिन जहां जहां इसका मतलब वहां होता है, जहां जहां इसका मतलब वहां होता है, वहां ये किसका काम करता है? वहां बच्चों ये एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। वहां एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। आगे देखेंगे बच्चों क्या लिखा है। इन दोज डेज यानी उन दिनों देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों सभी चीजों के बारे में पुस्तकें थी। अबाउट को अंडरलाइन करो बच्चों। अबाउट एक प्रीपोजिशन है, और आपको याद होगा पिछले साल मैंने प्रीपोजिशन में पढ़ाया था आपको, अबाउट के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है, जैसे मैंने आपको कहा कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका अबाउट 500 ईयर्स अगो। कोलंबस ने लगभग 500 साल पहले अमेरिका की खोज की, तो अबाउट का मतलब लगभग है। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट। आप एक संत के जीवन के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट डू यू नो अबाउट द लाइफ ऑफ ए सेंट। आप एक संत के जीवन के बारे में क्या जानते हैं? यहां बच्चों अबाउट का मतलब बारे में है। अबाउट का मीनिंग चाहे बारे में हो, चाहे अबाउट का मीनिंग लगभग हो, इन बोथ सेंसेस, दोनों अर्थों में ये प्रीपोजिशन का कार्य करता है। यहां भी देखो प्रीपोजिशन है, इन दोज डेज यानी उन दिनों देयर वर बुक्स। उन दिनों किताबें उपलब्ध थी अबाउट एवरीथिंग, हर बात के बारे में, हर चीज के बारे में उन दिनों किताबें उपलब्ध थी। फ्रॉम एंटीटर्स टू जुलूस। किताबें कहां से कहां तक? फ्रॉम टू का प्रयोग जानते हो? फ्रॉम टू का मतलब बच्चों हम कहते हैं कि शी वर्क्स इन हर ऑफिस फ्रॉम 10 AM to 5 PM। समय, समय की स्टार्टिंग बिंदु से और एंडिंग बिंदु से। उसी तरीके से हम कहते हैं कि ही हैज, जैसे मैं आपको एक जगह का नाम बताता हूं, जैसे मैं कहता हूं ही हैज कम फ्रॉम ए विलेज टू जयपुर। ही हैज कम फ्रॉम ए विलेज टू जयपुर, कोई गांव से जयपुर आया। तो फ्रॉम का मतलब बच्चों शुरुआत होने का जो पॉइंट होता है, शुरुआत होने वाला जो पॉइंट है किसी कार्य, मेरा मतलब किसी समय या किसी स्थान के शुरुआत का जो बिंदु होता है वहां फ्रॉम आता है, और जो पहुंचने का बिंदु होता है, डेस्टिनेशन का बिंदु होता है, गंतव्य का बिंदु होता है, उसके पहले टू का प्रयोग होता है। फ्रॉम टू का प्रयोग साथ साथ किया जाता है। फ्रॉम के साथ टू आता है और बिटवीन के साथ एंड आता है। जैसे शी वर्क्स इन हर ऑफिस बिटवीन 10 AM एंड 5 PM। 10 AM एंड 5 PM। अगर बिटवीन आ रहा तो एंड आना चाहिए, लेकिन अगर फ्रॉम आ रहा तो टू आना चाहिए। तो बच्चों बताया गया है कि उस जमाने में क्या था कि लगभग प्रत्येक चीज के बारे में किताबें उपलब्ध थी। उस जमाने में लगभग प्रत्येक चीज के बारे में किताबें उपलब्ध थी। तो आप जानते हो एक चींटी होती है, ANT, आंट यानी चींटी होती है, और आंट ईटर कहा जाता है चींटियों को खाने वाले प्राणियों से लेकर के जुलूस। क्या है ये जुलू? जुलू बच्चों साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली, साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक ट्राइब यानी जनजाति है जो शारीरिक दृष्टि से दैत्याकार है। छोटा सा एंट ईटर, उस जमाने में एंट ईटर से लेकर के साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली एक जनजाति जिसका नाम है जुलू। बात समझ में आ रही है? हम कहते हैं छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी, तो उस जमाने में एंट ईटर्स से लेकर जुलूस जो साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं उन तक सभी चीजों, सभी प्राणियों, सभी वस्तुओं के बारे में उस जमाने में किताबें उपलब्ध थी। आइए देखेंगे। बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती थी। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है बच्चों, टीच टॉट टॉट होता है। बुक्स, बुक्स के पहले बच्चों द नहीं आ रहा है, बुक्स के पहले द नहीं आ रहा। आपको नियम याद होगा कि जो बहुवचन संज्ञाएं होती है काउंटेबल, उनके पहले साधारण परिस्थिति में आर्टिकल नहीं आता, विशेष परिस्थिति में आ सकता है। देखो बच्चों सेंटेंस देखना, ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर अस। पहली बात तो यह बच्चों, ट्रीज का मतलब पेड़ होता है, ये बहुवचन है ना, इसलिए इसके आगे अगर द का प्रयोग किया गया है तो वह गलत है, इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पहला नियम क्या बना? पहला नियम बच्चों ये बना कि PCN,
माने प्लूरल काउंटेबल नाउन, माने प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले, प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले सामान्य परिस्थिति में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, परंतु विशेष परिस्थिति में हो सकता है। विशेष का मतलब ये होता है बच्चों कि जब इसके बाद में ऑफ आ जाए, खासतौर पे कोई क्लोज आ जाए, कोई फ्रेज आ जाए, तो ऐसी स्थिति में आ सकता है, जैसे द बुक। अगर बच्चों यहां बुक्स होता तो भी यहां पर द का प्रयोग होता। वजह क्या है? दैट शेव्ड द अर्थ जो है, ये जो आगे आ रहा है बच्चों, ये क्या है? ये एक क्लोज है जो इससे पूर्व जो नाउन का प्रयोग हुआ है, बुक का प्रयोग हुआ, उसको निश्चित बना रहा है। तो विशेष परिस्थिति में आ सकता है, पर साधारण परिस्थिति में क्या होता है? साधारण परिस्थिति में पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। आगे देखना बच्चों, तो यह लिखा है बुक्स टॉट पीपल, किताबें लोगों को सिखाती थी, किताबें लोगों को पढ़ाती थी हाउ टू, कि किसी कार्य को क्यों कर किया जाए, किसी कार्य को कैसे किया जाए, एंड व्हेन टू, और किसी कार्य को कब किया जाए, एंड वेयर टू, और किसी कार्य को कहां किया जाए, एंड वाई टू, तथा किसी कार्य को क्यों किया जाए। और वाई टू का मतलब होता है और किसी कार्य को क्यों किया जाए। किताबें इन सब के बारे में उस जमाने में लोगों को ज्ञान देती थी। दे इलुस्ट्रेटेड, किताबें मैं दृष्टांत समझाती थी। इलुस्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों उदाहरण सहित या दृष्टांत सहित समझाना। किताबें उदाहरण सहित समझाती थी। एजुकेटेड, वे शिक्षित करती थी, किताबें शिक्षित करती थी। पंक्चुएटेड, किताबें विराम चिन्ह लगाती थी, किताबें जो है रोकती थी किसी, है ना। एंड इवन डेकोरेटेड, और बच्चों वे सजाती थी। किताबें क्या करती थी? सजाती थी। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड, परंतु वह विचित्रतम कार्य जो कभी किसी पुस्तक ने किया, परंतु वह विचित्रतम कार्य जो कभी पुस्तक ने, जो कभी, एवर यानी कभी, और नेवर यानी कभी नहीं। तो बट द स्ट्रेंजेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है बच्चों। हमने कहा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग होगा, परंतु 3 परिस्थितियां ऐसी है जब नहीं होगा। ठीक है बच्चों। तो बट परंतु द स्ट्रेंजेस्ट थिंग ए बुक एवर डिड, परंतु विचित्रतम कार्य जो कभी किसी पुस्तक ने किया, वोज टू सेव द अर्थ, वो कार्य था पृथ्वी को बचाने का। लेकिन सबसे विचित्रतम कार्य जो कभी किसी पुस्तक ने किया, वह कार्य था पृथ्वी को किसी हमले से बचाने का। तो इस तरीके से बच्चों अपनी बात जारी रहेगी, परंतु उससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। बच्चों, यू हैवंट हर्ड, आपने कभी नहीं सुना होगा, यू हैवंट हर्ड, आपने कभी नहीं सुना होगा अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2040, आपने सन 2040 का मंगल ग्रह का जो हमला है या मंगल ग्रह का जो आक्रमण है उसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। तो अबाउट यानी क्या बताया आपको बच्चों? अबाउट एक प्रीपोजिशन है और इसका मीनिंग होता है या तो बारे में या होता है लगभग। मार्श, देखो बच्चों, आप तो जानते हैं ये है इंडिया, एक नाउन है, और बच्चों हमने कर दिया इसका इंडियन, ये एडजेक्टिव बन गया। ये नाउन है बच्चों और ये इसका एडजेक्टिव बन गया। इधर देखो, ये जयपुर है बच्चों, जयपुर। अब जयपुर का जयपुरियन नहीं बनेगा, जयपुराइट बनेगा, जयपुराइट्स ऐसे बोलते हैं। होराश बनेगा बच्चों होरेशियन।
ये है बच्चों रेफरेंस, इसका बनेगा रेफरेंशियल। यह है बच्चों मार्श, मार्स का बनेगा मार्शियन। बात समझ में आ रही है? ये समझाना बच्चों। अब जैसे मान लो स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, तो बच्चों इसका क्या बनेगा स्विस, SWISS। यह है बच्चों स्वीडन, स्वीडन, इसका क्या बनेगा स्वेड। बात को समझना। भारत और भारतीय, जयपुर, जयपुराइट्स का मतलब होता है जयपुरवासी। हॉरेस, हॉरेशियन। रेफरेंस नहीं जानते सभी, संदर्भ होता है, और रेफरेंशियल का मतलब होता है संदर्भीय, संदर्भीय। ओके। मार्श अब जानते हो बच्चों ग्रह का नाम है, और क्या बनेगा मार्शियन। ये ग्रह है कौन सा, मंगल, तो मंगल ग्रह के निवासी। स्विट्जरलैंड स्विस, स्विट्जरलैंड के निवासी, और स्वीडन स्वेड। ये सारे नाउन्स हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ऐसे बच्चों इनका फॉर्मेशन होता है। परंतु आप एक बात ये भी समझो कि मार्स क्या है बच्चों। ये मार्स तो एक ग्रह का नाम है, जानते हो आप। जुपिटर क्या है बच्चों, जुपिटर तो एक दूसरे ग्रह का नाम है। अर्थ क्या है बच्चों, अर्थ तो पृथ्वी का नाम है। ई मेरे को बड़ा लिखना चाहिए था इसका, ये बड़ा हो गया। अर्थ। वीनस क्या है बच्चों, मरकरी क्या है, देखो व्हाट आर दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। व्हाट आर दीज आर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। ये क्या है, ये ग्रहों के नाम हैं बच्चों। एक नियम है, ग्रहों के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता, पृथ्वी को छोड़ करके। इसके आगे तो द आता है, लेकिन यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां। नेवर यूज डेफिनेट आर्टिकल द और एनी अदर आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ ए प्लैनेट। प्लैनेट जो है बच्चों ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आता। देखना क्या बोला मैंने। यू हैवंट हर्ड अबाउट द मार्शियन इन्वेजन। आपने मंगल ग्रह के निवासियों के आक्रमण के बारे में ऑफ 2040, आपने सन 2040 में मंगल ग्रह के निवासियों द्वारा किए जाने वाले या किए गए हमले के बारे में नहीं सुना होगा। टस्क टस्क, इसका अनुवाद तो बच्चों क्या होगा, वही होगा टस्क टस्क। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज। वो आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं, व्हाट डू दे टीच, वो क्या सिखाते हैं चिल्ड्रन नाउअडेज। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, वे आजकल बच्चों को क्या सिखाते हैं। देखो बच्चों मैं आपको कहता हूं कि नाउअडेज ही इज लिविंग इन दिल्ली, आजकल वो दिल्ली में रह रहा है। तो नाउअडेज का प्रयोग जब होता है बच्चों, इट इज रनिंग नाउ, अभी बारिश हो रही है, नाउअडेज आ जाए, नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। नाउअडेज आ जाए, दीज डेज आ जाए, या नाउ आ जाए, तो साधारणतः वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, परंतु प्रेजेंट सिंपल का भी हो सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें बच्चों, प्रेजेंट सिंपल में दिया। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउअडेज, आजकल वे बच्चों को क्या सिखाते हैं, आजकल वे बच्चों को क्या सिखाते हैं। वेल यू नो, आप जानते हैं द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, आप जानते हैं, खैर आप जानते हैं कि वास्तव में हमला कभी हुआ ही नहीं था। सन 2040 के अंदर मंगल ग्रह के निवासियों के द्वारा पृथ्वी के ऊपर वास्तव में कभी हमला हुआ ही नहीं था, होने वाला था, करने वाले थे वो लोग हमला, वो जीतते या हारते ये तो आगे की बात थी। परंतु क्या हुआ बच्चों, देयर वाज ए स्ट्रेंज बुक, एक विचित्र किताब थी। वो कौन सी किताब थी, वो छोटे बच्चों के शिशु गीत थे, उसमें राइम सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के राइम सॉन्ग्स की एक बुक थी। और उस किताब को उन्होंने पढ़ा, और बच्चों जब उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा तो क्या था, और वो समझ के आ गए। उसमें तो हम्टी डम्टी के बारे में लिखा था, और थिंक टैंक ने सोचा कि ये लोग हम्टी डम्टी मुझे ही कहते हैं, क्योंकि वो हम्टी डम्टी से काफी मिलता जुलता था। हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल, हम्टी डम्टी जो है दीवार के ऊपर से धड़ाम से गिरे। उसने सोचा ये लोग मेरे पतन की ओर संकेत कर रहे हैं, दे आर इंडिकेटिंग टुवर्ड्स माई डाउनफॉल, ये मेरे डाउनफॉल की तरफ, मेरे पतन की ओर इंगित कर रहे हैं, ऐसा उसने सोचा। और वो तो घबरा गया, और घबरा करके वो कहां चला गया। हाँ वो बच्चों बताया था आपको मैंने, वो शिंटोराई है ना, वो अल्फा शिंटोराई नाम की जो जगह है, वहां पर अपनी प्रजा को लेकर के वहां सुरक्षित भग गया, और वो हमला बिल्कुल टल गया। तो देखो बच्चों क्या लिखा, वेल यू नो, खैर आप जानते हैं द इन्वेजन नेवर रियली हैपेंड, यानी हमला तो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था। बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप डेट, क्योंकि एक मात्र किताब ने इसको रोक दिया। सिंगल यानी क्या होता है, ओनली यानी एकमात्र। बिकॉज क्योंकि ये सिंगल बुक स्टॉप डेट, क्योंकि एक किताब मात्र ने इसे रोक दिया। व्हाट वाज द बुक,
यू आस्क, वो किताब कौन सी थी आप पूछेंगे। व्हाट वाज द बुक, विच वाज द बुक, यू विल आस्क, आप हमसे पूछेंगे कि वो किताब कौन सी थी। कोई खतरनाक किताब होगी, कोई मिसाइलों के बारे में, कोई एटम बम के बारे में किताब होगी। आप ऐसा सोच रहे होंगे, पर बच्चों ऐसा नहीं है। वो ऐसी इतनी खतरनाक किताब नहीं थी। वो तो कुछ नहीं, अपने जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, इन द सेम भी उसी प्रकार से जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, ऐसी कविताएं थी उसमें तो। और कुछ भी डमटी डमटी वाली कविता तो आप जानते ही हैं, वो थी, है ना, डे बाय डे आई फ्लॉट बाई पेपर बोट, इस प्रकार की छोटी छोटी राइम स्कीम्स है बच्चों, ये उसमें थी, सॉरी राइम्स उसमें थी। देखो क्या लिखा है, बिकॉज ए सिंगल बुक स्टॉप इट, क्योंकि एक सिंगल बुक ने, क्योंकि केवल एक किताब ने इस हमले को रोक दिया। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, आप पूछेंगे कि वो किताब कौन सी थी। ये नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या कोई उत्कृष्ट विश्वकोश था। ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, देखो बच्चों, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, स्पेलिंग को देखो गौर से, ये स्पेलिंग बच्चों इंपॉर्टेंट है। ऐसी कठिनतर जो वर्तनियां हैं वो आपको अभी से याद होनी चाहिए बच्चों। एक तो डिक्शनरी होती है जिसको आप शब्दकोश कहते हैं, डिक्शनरी, ठीक है बच्चों। डिक्शनरी के अंदर क्या होते हैं, डिक्शंस होते हैं, इसलिए आप इसे डिक्शनरी कहते हैं। और जब बच्चों आप इसे हिंदी में लिखते हैं शब्द, और देखना कोश, ये लिख दिया बच्चों मैंने हिंदी में, ये गलत है, शुद्ध बच्चों ये होगा। क्या कहा आपने, शब्दकोश को जब आप लिखोगे तो ये जो है षटकोण वाला ये नहीं आएगा, अपितु शंकर वाला आएगा। ये तो हिंदी की बात। ओके, मैं दूसरा बता रहा हूं, एनसाइक्लोपीडिया, हिंदी अनुवाद करेंगे तो क्या होगा, विश्व कोश, ठीक है बच्चों। आप जानते हैं ये विश्वकोश है। तो यहां पर ये बताया गया कि ये किताब कौन सी थी, वॉज इट एन एनसाइक्लोपीडिया, या क्या ये कोई एनसाइक्लोपीडिया थी। देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, ए नोबल यानी उत्कृष्ट, उत्तम, ए नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या ये कोई उत्कृष्ट विश्वकोश था। अटॉम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, या फिर ये रॉकेट तथा जो मिसाइलें होती है। जानते हो बच्चों मिसाइल क्या होती है, प्रक्षेपास्त्र होते हैं, अग्नि मिसाइल, है ना। तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो बताया गया जी वॉज इट ए टॉम, क्या फिर ये कोई टॉम था। टॉम यानी होता है बच्चों ग्रंथ, टॉम यानी क्या होता है, स्क्रिप्चर। वॉज इट ए टॉम, क्या ये कोई ग्रंथ था अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स, क्या ये रॉकेटों तथा अंतरिक्ष यान कहते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों। तो क्या ये अंतरिक्ष यानों तथा प्रक्षेपास्त्रों के बारे में कोई ग्रंथ था, या ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, या ये बाह्य अंतरिक्ष के बारे में, या ये बाह्य अंतरिक्ष की कोई गुप्त फाइल थी, गुप्त पंजी। क्या यह बाह्य अंतरिक्ष की कोई गुप्त पंजी थी। नो, नहीं। इट वॉज नन ऑफ दोज, ये उनमें से कोई सी भी नहीं थी। इट वॉज नन ऑफ दोज, ये उनमें से कोई भी नहीं थी। इसका मतलब बच्चों न तो यह, इसका मतलब यह हुआ कि न तो यह कोई उत्कृष्ट विश्वकोश था, न ये रॉकेटों तथा मिसाइलों के बारे में लिखा हुआ कोई ग्रंथ था, और न बच्चों ये बाह्य अंतरिक्ष के बारे में लिखी हुई कोई गुप्त पंजी थी। ये कुछ नहीं था। फिर ये क्या था, इट वॉज, ये थी, बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप। लेकिन पहले मुझे ऐसा करने दो, जो हिस्टोरिस्कोप है, हिस्टोरिस्कोप जानते हो बच्चों, माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप दूरदर्शी, होरोस्कोप जन्मपत्री, हिस्टोरिस्कोप ये भी एक बच्चों यंत्र है जो इतिहास की बातों को क्रम से समझाता है। इतिहास की बातों को क्रम से समझाने वाले यंत्र को हिस्टोरिस्कोप नाम दिया है इन्होंने। तो लेट मी टर्न, इट वॉज, ये वास्तव में थी, और बच्चों उसकी बात सही उत्तर नहीं दिया, और आगे बोल दिया बट हियर, परंतु यहां, लेट मी टर्न ऑन, मुझे चालू करने दो। टर्न ऑन का मतलब बच्चों जैसे अपन कहते हैं टर्न ऑन द फैन, पंखे को चालू कर दो, टर्न ऑफ द फैन, पंखे को ऑफ कर दो। तो यहां बताया गया बट हियर लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, परंतु यहां मुझे हिस्टोरिस्कोप को चालू करने दो, एंड शो यू, और मुझे आपको ये दर्शाने दो, व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040, और मुझे आपको ये बताने दो कि कई शताब्दियों पहले सन 2040 में क्या हुआ था। ये बात मुझे आपको शो करने दो, लेट मी शो यू, मुझे लेट मी डिस्प्ले, मुझे इस बात को डिस्प्ले करने दो कि व्हाट हैपेंड मेनी सेंचुरीज अगो इन 2040, यानी सन 2040 के अंदर कई शताब्दियों पहले क्या हुआ, ये मुझे समझाने दो। शी टर्न्स ऑन का मतलब बच्चों वो चालू करती है। वो किसे चालू करती है, वो उसे चालू करती है जो बंद है।
बंद किया हिस्टोरिस्कोप। हिस्टोरिस्कोप नाम का जो यंत्र है वो बंद पड़ा है, एंड शी टर्न्स इट ऑन, और वह इसको चालू कर देती है। शी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वो प्रोजेक्टर को चालू कर देती है, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और क्या करती है बच्चों, एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट का मतलब होता है और इसके बाईं तरफ संकेत करती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट का मतलब इसे इसके बाईं तरफ संकेत करती है। स्पॉटलाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट। अब इतिहासविद के ऊपर जो बिंदु प्रदीप पड़ रहा था, उस बिंदु प्रदीप की रोशनी इतिहासविद पर से हट जाती है, यानी दृश्य बदलता है, यानी दृश्य बदलता है। जो सामने आपके खड़ी थी हिस्टोरियन, उसके चेहरे के ऊपर जो बिंदु प्रदीप पड़ रहा था, उसकी रोशनी बच्चों उसके चेहरे से हट जाती है, एंड कम्स अप, और ऊपर आती है, एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, और जो है वो एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट, अर्थात वह जो है बाईं तरफ आ जाती है, ऑन थिंक टैंक, और बिंदु प्रदीप की रोशनी जो है बाईं तरफ नीचे बैठे हुए थिंक टैंक के ऊपर आकर के गिरती है। हु इज सीटेड, इसका मतलब हुई सिटिंग, जो विराजमान है, हुई सिटिंग जो विराजमान है, ऑन ए रेज्ड बॉक्स, जो एक स्फीत मंजूषा के ऊपर, स्फीत यानी बच्चों ऊपर उठी हुई, और मंजूषा का मतलब पेटी, तो वह एक ऊपर उठी हुई पेटी के ऊपर, एक ऊपर उठी हुई संदूक के ऊपर बैठा हुआ है। हम तो कुर्सी पे बैठते हैं, और जो हमारे राजा महाराजा होते हैं वो सिंहासन पे बैठते हैं, पर ये मंगल ग्रह का जो राजा है, वहां का मास्टर माइंड, वहां का जो थिंक टैंक है, ही वॉज सिटिंग ऑन ए रेज्ड बॉक्स, अर्थात वह अपेक्षाकृत ऊपर उठा हुआ जो प्लेटफॉर्म है, एक ऊपर उठा हुआ चबूतरा या ऊपर उठी हुई जो संदूक है, उस संदूक के ऊपर विराजमान है। आर्म्स फोल्डेड, और अपने बाजुओं को इस तरीके से क्या किया उसने, अपने बाजुओं को समेटे हुए है, अपने बाजुओं को मोड़े हुए है ना। आर्म्स फोल्डेड का मतलब अपने बाजुओं को, अपनी भुजाओं को मोड़े हुए है। ये जो ह्यूज को रखता है, ही एज ए ह्यूज, अर्थात वह रखता है क्या, एक बहुत विशाल एग शेप्ड यानी अंडाकार, अंडा प्लस आकार, अंडाकार, ठीक है। तो हमने कहा एग शेप्ड यानी अंडाकार, और हेनरी, ये जो हेनरी है बच्चों, इसका मतलब हेड होता है। इधर देखो ये शब्द मैंने HENRI, हेड, इसका मतलब होता है हेड यानी सर। सर कैसा है बच्चों, ह्यूज, का सर है विशाल, और किस प्रकार का है, एग शेप्ड। ही हैज, the think tank has a huge and egg shaped head, हेनरी, अर्थात इसका मतलब ये हुआ बच्चों, उसका सर कैसा है, उसका सर न केवल बहुत ह्यूज यानी बड़ा है, अपितु देखना, ही हैज ए ह्यूज एग शेप्ड हेनरी, अर्थात उसका सर बहुत विशाल तथा अंडाकार है। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रोब, और वह एक लंबा लबादा पहने हुए, ROBE, रोब यानी हिंदी में लबादा, और वह बच्चों एक लंबा लबादा, ये देखो लबादा, अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों से मेंटल, क्या कहते हैं, MENTL, मेंटल, या क्लोक, CLOAK, मेंटल या क्लोक का मतलब भी लबादा ही होता है। तो बच्चों वो क्या है, एक बहुत बड़ा लबादा धारण किए हुए है। एंड ही इज वियरिंग ए लॉन्ग मेंटल, और वो एक बहुत ही लंबा लबादा धारण किया है, डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्किल्स, और उसका जो लबादा है बच्चों वो किससे सजा हुआ है, वह सर्किल्स यानी गोलों से सजा हुआ है, वो स्टार्स यानी तारों से सजा हुआ है, अर्थात वह तारों तथा गोलों से सजे हुए एक लंबे लबादे को धारण किया हुआ है। अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, और प्रशिक्षु नूडल उसके बगल में खड़ा है, पार्श्व में खड़ा, पार्श्व जानते हैं बगल में। अप्रेंटाइज का मतलब बच्चों से दिमाग में बैठा देना, अप्रेंटाइज यानी होता है वह आदमी जो अभी प्रशिक्षण ले रहा है, जिसका प्रशिक्षण पूरा नहीं हुआ, नो सिख हुआ, हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षु। अप्रेंटाइज नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम, इसका मतलब प्रशिक्षु नूडल उसके बिल्कुल बगल में खड़ा हुआ है। एट एन इलाबोरेट स्विच बोर्ड, एक विस्तृत स्विच बोर्ड के पास, एक बहुत बड़े स्विच बोर्ड के पास में प्रशिक्षु नूडल उसके पास में खड़ा हुआ है। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और एक ईजल माने चित्रफलक, एक चित्रफलक के ऊपर जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, उस साइन बोर्ड के ऊपर बच्चों लिखा हुआ है, रीड्स का मतलब होता है उस पर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, मार्स स्पेस कंट्रोल, यानी मंगल ग्रह के अंतरिक्ष का नियंत्रण, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, इसका मतलब होता है महान तथा महाबलशाली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ जो है मुख्य कमांडर। आगे है बच्चों बोझ लो, इसका मतलब होता है नीचे झुककर, बोझ लो बिफोर एंटरिंग, यानी वहां प्रवेश करने से पहले नूडल क्या करता है, उसके चैम्बर में प्रवेश करने से पहले नूडल जो है बहुत नीचे झुकता है, नूडल उसके चैम्बर में प्रवेश करने से पहले बहुत नीचे झुकता है। तो इस तरीके से बच्चों जो अपनी आज की क्लास है वो तो यही समाप्त होगी, और बाकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों।